तो स्वागत है आपका इस नए सीरीज के पहले लेसन में। टॉपिक स्टार्ट करें हम प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न एज। तो इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं तो टोटल 5 छोटे छोटे क्यूट क्यूट से टॉप चैप्टर होंगे इस सीरीज में, जिसमें करीब 15 से 20 क्वेश्चन हर एक लेक्चर में होंगे और पूरा डिटेल एनालिसिस होगा सच दैट आप पूरा रिवाइज कर पाओ सिलेबस को। होपफुली क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं, एक कुछ डिटेल मेरे बारे में। तो जल्दी से मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। करेंटली आई एम वर्किंग एज अ ग्रुप बी एम्प्लॉय इन सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ में पिछले 10 सालों से आप जैसे हजारों एस्पिरेंट की हेल्प कर रहा, मतलब पढ़ा रहा हूँ। और बहुत सारी किताबें लिखी है, टू बी प्रिसाइज टोटल 8 किताबें, बुक्स। और थोड़ा बहुत शेर व शायरी भी कर लेता हूँ, आपको लास्ट में या फिर इन बिटवीन लेक्चर्स मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर्टिफाइड काउंसलर हूँ। तो अगर आपको या फिर आपके किसी भाई बंधु सखा मित्र को पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप फिल कर सकते हो। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के लिए और साथ में आने वाले अगले 4 वीडियो के लिए भी ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, फॉलो करना है आपको सच दैट कि आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाओ इस पूरे लेक्चर को। तो देखिए, इन बिटवीन लेक्चर्स आपको छोटे बट इंटरेस्टिंग टास्क मिलेंगे, उसको आपको कंप्लीट करना है। साथ में कॉपी कलम लेकर बैठना है। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको मार्क करना है फ्रॉम 1 to 20। 3 कॉलम बनाने हैं एवरीबॉडी, मैं बता देता हूँ जल्दी से। पहले कॉलम में होना चाहिए सीरियल नंबर, दूसरे में लिखोगे ऑप्शन, तीसरे में लिखोगे अप्रोच। जैसे ही सीरियल नंबर वाले कॉलम में आओगे 1 से लेकर 20 तक जितने भी क्वेश्चन उस पर्टिकुलर लेक्चर में रहेंगे वो मार्क कर लोगे। देन आप क्या करोगे, जैसे ही पूरा क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पे, आप वीडियो को पॉज करना है और जो भी आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन लगता है वो ऑप्शन टिक करना है। जैसे ए लगता है तो ये करो, बी बी सी सी ऐसे करके। अब उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करना है। देन अप्रोच देखना है। अप्रोच में अगर आपने वो करेक्ट किया, करेक्ट अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व किया तो टिक करना है। अगर गलत किया है, अप्रोच गलत लगा है तो क्रॉस करना है। अब इससे क्या हो गया एवरीबॉडी, मान लेते हैं टोटल 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, जिसमें से 12 जो है आपके सही है, लेकिन 8 जो है करेक्ट अप्रोच से आया। तो अब यहाँ पे पता चलेगा कि आपको कौन से अप्रोच नहीं लगाने। क्यों? क्योंकि 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपने गलत अप्रोच लगाया। राइट, तो इस तरीके से आप अपने अप्रोच को रिफाइन करते हो। एक बेहतर अप्रोच डेवलप करने में ये टेक्निक हेल्प करती है आपकी। राइट, तो इस चीज को फॉलो करना है। साथ में यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट ऑफ दिस कंट्री वेरी सुन। दैट्स वाई यू हैव सम कैरेक्टरिस्टिक इन यू, जिसको हम 2 चीजों का नाम दिया है, क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये आपको डेवलप करना ही करना है। क्या है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। क्रेडिट सिस्टम है, आपको कोई भी काम करो, ब्यूरोक्रेट बन गए वहां पे काम करो, या अभी लाइफ में पढ़ाई करो या कोई अदर टास्क करो, उसमें आप कंसिस्टेंट रहो, रियल रहो, ऑथेंटिक रहो, डिसिप्लिन मैनर में काम करो, पूरी तरीके से लग जाओ, लगन से अटेंटिव रहो, और टी से ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल दिखाओ। और साथ में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन करना है आपको हर एक चीज को जो ना समझ आए, जो ना क्लियर हो। फिर जैसे ही उसका इन्फॉर्मेशन मिला उसको टेस्ट करो, कैसे ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके। देन जो इन्फॉर्मेशन मिला उसको एनालाइज करो, जो काम की चीज को रखो, बाकी फालतू चीज को हटाओ। देन उस अच्छी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करो सच दैट आपके साथ साथ दूसरों का भी बेनिफिट फायदा हो सके। साथ में आपको अपना एक ओपन माइंडसेट रखना है सच दैट कि आपके प्रोस्पेक्टिव, आपके नजरिए के अगेंस्ट में भी कोई ओपिनियन मिले, प्रोस्पेक्टिव मिले तो उसको जान पाओ, समझ पाओ, सीख पाओ, एक्सेप्ट कर पाओ। इज दैट क्लियर? गुड। अब बात आती है सर ये सारी चीजें आप क्यों कर रहे हो, बाद में जाकर तो हम कर ही लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो एवरीवन कि करेक्टर डेवलपमेंट एक बिहेवियर लर्निंग है। ये ऐसा नहीं कि पढ़ के एक दिन में आपको आ जाएगा। ये अपने बिहेवियर में उतारने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करना है, जहन में उतारना है। उसके लिए जरूरी है कि एक लॉन्ग रन पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब बात आती है ऐसा क्यों, तो देखो एक ही पर्पज है आपके ब्यूरोक्रेट बनने का, गवर्नमेंट का भी और इवन आपका भी, बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन वहां पे जाकर बिगड़ जाते हैं। क्या कि देश की सेवा करना। अपनी सेवा तो आप करोगे, देखो हर कोई इतना सेल्फिश होता है कि अपनी सेवा करता ही करता है, लेकिन साथ में देश के अच्छे काम आ पाओ, उसमें कुछ सुधार कर पाओ, है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि एक बेहतर कैरेक्टर हो आपका, और बेहतर कैरेक्टर के लिए ही ये सारा चीज हम करते हैं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो आपको पता है ना, क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज करना है, उसका जवाब देना है, फिर आगे बढ़ना है। राइट, तो बोला कि संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 4 स्टेटमेंट या ऑप्शन है, समझते हैं पहले वन बाय वन। पहला, संगम पोएम्स आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंसेस टू मटेरियल कल्चर। क्यों भाई, क्या आपने सारे के सारे पोएम्स पढ़े हैं क्या? क्या आप बोल रहे हो कि डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंसेस टू मटेरियल कल्चर? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है एवरीबॉडी, है ना। एग्जामिनर जो एग्जाम सेट भी कर रहा वो भी ये स्टेटमेंट इसलिए डाला सच दैट बच्चे पढ़ के इसको बता पाए कि एक्सट्रीम स्टेप है, कलर सही हो ही नहीं सकता, गलत ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हर कोई, इतने सारे संगम लिटरेचर और पोएम्स है, सबको पढ़ के तो बैठा नहीं है कि वो एग्जैक्ट वे में बता पाएगा कि देखो कोई भी रेफरेंस नहीं है मटेरियल कल्चर का। राइट, होपफुली आपको क्लियर होगा कि कॉमन सेंस से इसको हम गलत कर सकते हैं। दूसरा,
द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नोन टू संगम पोएट्स। जैसे ऊपर वाला नेगेटिव स्टेटमेंट था, सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने आपको समझाया है, एक अप्रोच डेवलप हमने किया है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो बिल्कुल सही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। और वैसे भी कॉमन सेंस से पढ़े तो बोला कि वर्ण सिस्टम जो है वो संगम पोएट्स को पता था। तो देखो कहीं ना कहीं हमें रेफरेंस मिला होगा, इसके बेसिस पे हमने बताया कि हाँ पता था उन्हें। या फिर ये भी हो सकता है कि ना मिला हो, ऐसा बताने के लिए वो सारी की सारी चीजें पढ़ के बैठा हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर कोई भी ये इतने सारी के सारे लिटरेचर पढ़ के और एक एक रेफरेंस दे पाए। सो होपफुली मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। सी ऑप्शन पे आते हैं एवरीबॉडी। संगम पोएम हैव नो रेफरेंस ऑफ वॉरियर एथिक्स। फिर से वही बात, कहीं ना कहीं तो होगा ना, नो रेफरेंस एक्सट्रीम स्टेप हो गया इसलिए गलत। अगला, संगम लिटरेचर रिफर टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। आपको पता है पूरे इंडियन हिस्ट्री में फिलोसफी की बात करें, फिलहाल डिटेल में बात करेंगे आर्टिकल कल्चर वाले सब्जेक्ट में, फिलहाल के लिए ऐसा समझ लो कि चारवाक को छोड़ के हर कोई किसी ना किसी चीज में बिलीव करते हैं, राइट, बिलीवर होते हैं। दैट्स वाई मैजिकल फोर्स में वो बिलीव करते थे, उसको रेशनल मानते थे, ना कि इरेशनल। दैट्स वाई ऑप्शन डी गलत होगा, सी गलत होगा, बी सही हो गया, ए गलत हो गया। हमसे करेक्ट पूछा था, बी हमारा करेक्ट हो गया। होपफुली मैंने आपको लॉजिकल सोचना और एक अप्रोच डेवलपमेंट सिखा दिया है ना। और ऐसे टाइप के स्टेटमेंट अगर आगे किसी क्वेश्चन में आते हैं उसका बेहतर वे में कर पाओगे, राइट। तो चलो एक्सप्लेनेशन में और डिटेल समझते हैं कि संगम लिटरेचर क्या है। अर्लीस्ट राइटिंग इन द तमिल लैंग्वेज थॉट टू हैव बीन प्रोड्यूस इन 3 चंकमाज, माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन में मेरी गलती हो, और लिटरेरी एकेडमिक्स इन मदुरई इंडिया फ्रॉम द 1st to 4th सेंचुरी। तो आपको ध्यान रखना है 1st to 4th सेंचुरी, मदुरई इंडिया, और संगम लिटरेचर आर दी अर्लीस्ट राइटिंग इन तमिल लैंग्वेज। होपफुली एक कीवर्ड जो है आप इसको ध्यान में रखोगे आगे के लिए भी। आगे बोला सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नोन टू संगम पोएम। कैसे? देयर इज मेंशन ऑफ अरासर, मतलब किंग को अरासर बोलते थे, वैश्या बोलते थे ट्रेडर्स को, और वेलालर बोलते थे फार्मर्स को। और ब्राह्मणाज भी मेंशन है किसमें? संगम पोएम्स में। तो ये सारा कुछ उन्हें ऑलरेडी पता था, राइट। इसी तरीके से जो तीसरा मतलब बाकी स्टेटमेंट है कि संगम पोएम कंटेन सेवरल इंसिडेंटल इन्फ्लुएंसेस टू मटेरियल कल्चर ऑफन इज पार्ट ऑफ द पोएम सेटिंग और इन सिमिलीज एंड एलुजन्स। अब ये सारी की सारी आपको मालूम ही है, मैंने समझा ही दिया। तो पहला और दूसरा ऑप्शन क्लियर हो गया। तीसरा देखो, संगम पोएम्स आर प्रीवेडेड विद अ वॉरियर एथिक्स, ये भी समझा दिया। संगम लिटरेचर रिफ्लेक्ट अ बिलीव इन सेक्रेट और फिर मैजिकल फोर्सेस कॉल्ड, उनको क्या बोलते थे? अनानकू, अनानकू बोलते थे। तो ये पर्टिकुलर वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए, चाहो तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ऐसा ही करता है, छोटे छोटे वर्ड्स को इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका मतलब क्या होता था एंशिएंट हिस्ट्री में, बताओ। दैट वेयर सपोज टू इनहेबिट वेरियस ऑब्जेक्ट। सो एवरीबॉडी होपफुली पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन बोला, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर एडवाइज हिज सब्जेक्ट थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। अब ये इंस्क्रिप्शन पढ़ो ध्यान से। बोला कि whoever praises his religion sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। मतलब क्या हुआ समझो, जो अपने सेक्ट रिलीजियस सेक्ट को ज्यादा प्रेज करता है और दूसरों को भला बुरा बोलता है, वो फायदे से ज्यादा नुकसान करता है अपने ही सेक्टर का, है ना, अपने ही रिलीजन का। तो ऐसा क्यों कहने वाला कौन होगा? ऑब्वियस है कोई सेकुलर राजा होगा। तो ऐसा कौन था? अशोका था अपने टाइम पे। एवरीबॉडी आफ्टर कलिंगा वार आपको पता है वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया, साथ में उसने ऐसा प्रीच करना स्टार्ट किया कि आपको जो रिलीजन फॉलो करना है वो करो, लेकिन किसी दूसरे को आप क्या करोगे? ब्लेम नहीं करोगे। क्लियर? गुड। ये रहा पहला मतलब कि 12th रॉक एडिक्ट में ऐसा अशोका ने प्रोक्लेम किया है। क्या? जो ऊपर स्टेटमेंट है वही पूरा का पूरा नीचे, ठीक है। अच्छा, टोटल कितने मेजर रॉक एडिक्ट है? 13 है। अभी आएंगे आप डिटेल में, देखेंगे, डोंट वरी। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हड़प्पन साइट। देखो, चान्हू दारो एक हड़प्पन साइट है, कोट दीजी भी है। ये दोनों आई थिंक इसमें क्या कहते हैं, पाकिस्तान के सिंध वाले प्रोविंस में लाई करते हैं। सोहगौरा नहीं है एवरीबॉडी, ये मॉडर्न एज में है ना, मौर्यन काल में एक आई थिंक विलेज था। और देसलपुर भी क्या है? हड़प्पन साइड है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये क्या है? मौर्यन है, ना कि हड़प्पन साइड। तो ये दे सकते हैं एक्सप्लेनेशन हर एक का कि सोहगरा एक नॉट अ हड़प्पन साइड, एक विलेज है ऑन द बैंक ऑफ राप्ती रिवर। कहाँ? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ध्यान रहना चाहिए ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको। The earliest known copper plate known as the Sohgowra copper plate is a Mauryan record that mention famine relief efforts। साथ में बाकियों की बात करें एवरीबॉडी, तो चंदू दाहो की बात करें,
एक आर्कियोलॉजिकल साइट बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। द साइट इज लोकेटेड साउथ ऑफ मोहनजोदारो। कहाँ पे है? सिंध पाकिस्तान। कब? 4000 से 1700। ये जरूरी नहीं, बस ये ध्यान जानो कहाँ पे है। सिंध पाकिस्तान में है। क्या? चान्हू दारो। क्या है? एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। क्लियर है क्या? और किसके लिए जाना जाता है? मैन्युफैक्चरिंग कार्नेलियन बीड्स। अब बात आती है कार्नेलियन बीड्स क्या होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूं अभी कभी। कार्नेलियन है ना बीड्स, ये देखो आपको दिख रहा होगा, इसको कहते हैं एवरीबॉडी कार्नेलियन ब्रीड्स। अब ध्यान समझो, दिख गया क्या आपको? गुड। ये देखो और अच्छे से एकदम, होपफुली आपको बहुत ही बेहतर वे में दिख रहा होगा एवरीवन। सो अभी देखिए, इस तरीके से अगर मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करने लगा, दिखाने लगा ना, तो लग जाएगा बहुत ही ज्यादा टाइम। लेकिन मुझे मालूम है कि उसका ही फायदा है। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी 100% उसी से ही आती है, राइट। तो अब जहां पे भी मैं बोलूंगा कि इसको गूगल करके इसका इमेज देखो, आगे से उसको वो काम आपको करना। याद कीजिए, मैंने कहा था ना छोटे छोटे क्यूट से टास्क मिलेंगे आपको थ्रू आउट द लेक्चर, तो ये सारे के सारे टास्क, राइट। चलो अगला है एंशियंट साइट एट कोट दीजिए। ये क्या है? वन ऑफ दी फोर रनर ऑफ द इंडस वैली। फोर रनर का मतलब सबसे पुराना है एवरीबॉडी, समझ रहे हो क्या? कि सबसे पहले डिस्कवर क्या, मतलब कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। क्या? कोट दीजिए। ऑक्यूपेशन ऑफ दिस साइट इज अटेस्टेड ऑलरेडी। इतना पुराना है देखो। रिमेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, सिटाडल एरिया जो कि हाई ग्राउंड पे था, कितना ऊपर था? 12 मीटर। और आउटर एरिया, आपको पता है कि सिटाडल होता है और नीचे लोअर हाउसेस होते हैं, राइट। सिटाडल थोड़ा हाइट पे बनाया जाता है, और यहाँ पे कितना था? 12 मीटर। याद करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। ध्यान रखो कोट जी क्या है, कितना पुराना है, किससे रिलेटेड है और कहाँ पे है। इज दैट क्लियर? गुड। अच्छा, कहाँ पे है नहीं बताया गया, तो ध्यान रखो ये भी सिंध पाकिस्तान के आसपास ही है। अगला देसालपुर की बात करें तो स्मॉल सेटलमेंट इन कच्छ गुजरात हैड अ स्टोन और रबर वॉल एंड मे हैव बीन अ पोर्ट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सब ध्यान रहेगा। क्या इन्फॉर्मेशन क्या है? एक पोर्ट रहा होगा कब? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और हैड अ स्टोन एंड रबर वॉल एंड मे हैव बीन अ पोर्ट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। होपफुली ये चारों के चारों आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रहेगा और क्लियर भी रहेगा आगे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला ऋग्वैदिक आर्यन। डिफरेंस बताना है ऋग्वैदिक आर्यन और इंडस वैली पीपल के बारे में। तीन स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। ओके, पहला, ऋग्वैदिक आर्यन यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर। कौन? ऋग्वैदिक, ठीक है। Whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them। बिल्कुल सही बात है एवरीबॉडी। इतना इंडस वैली का एक्सप्लोरेशन हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसमें हमें कहीं पे भी क्या नहीं मिला? हेलमेट वगैरह नहीं मिला, या फिर डायरेक्ट युद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, अच्छा पहला सही है तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि पहला नहीं है उसमें, राइट। दूसरा, ऋग्वैदिक आर्यन न्यू गोल्ड सिल्वर और कॉपर, वेयर इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। देखो ध्यान से कितना बढ़िया से चल रहा था। 3 लाइन का है ना। पहला दूसरा लाइन एकदम सही, तीसरा लाइन एकदम सही, लेकिन लास्ट वाला जस्ट वर्ड क्या किया? आयरन दे दिया। अभी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था ना, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लो। मैंने क्या बोला था? यूपीएससी ऐसा ही करता है कि दो तीन लाइन का कोई स्टेटमेंट पूरा सही जा रहा होगा, लास्ट का एक वर्ड चेंज करके पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही गलत कर देता है। तो एवरीबॉडी आयरन जो है ना, वो इंडस वैली लोगों को नहीं पता था। ऋग्वैदिक में है ना, वैदिक काल में जाकर आयरन की डिस्कवरी हुई, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत, दूसरा गलत, तो डी भी गया। बच्चा कौन सा? ऑप्शन ए या सी। तीसरा भी देख लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्यन हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, whereas there is no evidence of Indus Valley people having aware of this animal। बिल्कुल एवरीबॉडी। तो तीसरा भी सही है, पहला भी सही, ऑप्शन हो गया इसका सी। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर। तो देख सकते हैं हर एक स्टेटमेंट के बारे में। पहला करेक्ट है, क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक चैरियटर्स यूज वर्मा मतलब कोट्स ऑफ मेल होता था, और सिप्रा या फिर इसको सिरोनास्ट्रा, जिसको हेलमेट अभी बोलते हैं, वो बोलते थे पहले। और दे वेर ऑल्सो इक्विप्ड विद आसी, मतलब कि स्वर्ड, हनाज, एरोज और इलहिनस बोझ। अब चाहो तो ये सारे के सारे नोट एक ही जगह पे आप नोट डाउन करते जाओ, सच दैट आपको पूरा का पूरा एक ही बार में रटना नहीं पड़ेगा और सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ओके, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी बोलता है कि इन एंशियंट इंडिया आसी मीन्स, समझ रहे हो क्या? दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है एवरीबॉडी, बता ही दिया मैंने। तीसरा भी करेक्ट है, क्यों? देयर आर मेनी पेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर केटल, चिल्ड्रेन और हॉर्सेस के लिए। क्या? ऋग्वेदा में, समझ रहे हो क्या? ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके लिए? घोड़े के बारे में अवेयर होने के लिए। अगला बोल रहा है कि फॉलोइंग करेक्ट
कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस इंडस सिविलाइजेशन के बारे लोगों के बारे में ये बताना है, 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है हमें। ओके, पहला, दे पोजेस ग्रेट पैलेसेस और टेम्पल। बिल्कुल गलत भाई, कहीं पे भी इसका एविडेंस नहीं मिलता ना। तो अच्छा, सिटाडेल का मिलता है लेकिन टेम्पल का कहीं पे भी कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। हाँ, ग्रेट बात का मिलता है, जो ये माना जाता है कि रिलीजियस पर्पजेस के लिए में भी यूज किया जाता है, लेकिन टेम्पल बड़े बड़े का तो बिल्कुल नहीं कहीं पे मिलता। तो पहला नहीं हो सकता, पहला नहीं हो सकता बच्चा, ऑप्शन बी या फिर डी। दूसरा देखते हैं, दे वर्शिप बोथ मेल और फीमेल डीटीज। बिल्कुल एवरीबॉडी, दोनों का हमें क्या मिला, स्टैचू मिला, राइट। अगला, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वारफेयर। बिल्कुल नहीं, अभी देखा हमने हॉर्स जो है कहाँ पे पता चला, वैदिक काल में पता चला, इसलिए तीसरा नहीं होगा, केवल दूसरा होगा। करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। बोलो एकदम क्लियर, शाबाश। एकदम बेसिक डिटेल है क्या, कोई ज्यादा अलग से तो है नहीं, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट करेक्ट बताना है, ठीक। पहला, इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। बिल्कुल सही बोल रहा है, सेकुलर सिविलाइजेशन था, कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन डोमिनेट नहीं करता था दूसरे पे, है ना। दूसरा, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। बिल्कुल। सो एवरीबॉडी, याद कीजिए इकोनॉमी वाले रिवीजन सीरीज में मैंने आपको समझाया था कि कॉटन इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। दैट्स वाई, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बहुत पहले से हमारे यहाँ कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग होता हुआ आ रहा। क्यों? क्योंकि कॉटन इज ओरिजिनली ओरिजिनेटेड इन इंडिया। तो पहला दूसरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो एकदम सही है क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बोला धर्म और रीत depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following statement. 2 statement correct बताना। पहला, धर्म was a conception of obligation and of discharge of one's duty to oneself and the other. बिल्कुल यही चीज अभी भी इसका मतलब है धर्म का, है ना। धर्म या धर्म कोई भी आप प्रोनाउंस करो तो उसका आज भी यही मतलब है क्या, कि डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी टू वन सेल्फ एंड टू अदर। रीत की बात करें, वाज द फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेंट्स। ये भी बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। अभी भी आप सुनते हो, रघुकुल रीत सदा चली आई। रीत क्या होता है, मतलब मोरल लॉज। उन सबको क्या बोलते हैं हम एवरीबॉडी, रीत बोलते हैं, जो फंडामेंटल मोरल लॉज होते हैं उसको। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर है कि तब भी और आज भी ये दोनों धर्म और रीत का यही मतलब है। तो करेक्ट आंसर एवरीवन सी हो जाएगा। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर, बोलो एकदम क्लियर है क्या, गुड। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर दी वर्ड सत्यमेव जयते, सत्य की सदा ही विजय हो, ये कहां से लिया गया है? तो इसका करेक्ट जवाब है एवरीबॉडी, मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ये आप देख सकते हो, सत्यमेव जयते रिटेन इन दी देवनागरी स्क्रिप्ट, इट इज टेकन फ्रॉम द हिंदू सेक्रेट राइटिंग द मुंडका उपनिषद। उसके बारे में एक कुछ डिटेल चाहो तो आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी। ये रहा अगला क्वेश्चन, द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वाज एसेसिनेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमती शुंगा। बिल्कुल फैक्चुअल को डेटा है एवरीवन, एकदम सही है कि पुष्यमती शुंगा ने उनको मार के अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिसका नाम दिया शुंगा डायनेस्टी। सेम वे में अगला जो स्टेटमेंट है कि शुंगा किंग देवभूति को मारा किसने? ब्राह्मणा मिनिस्टर वासुदेव कानवा हु अपसर्ड द थ्रोन। बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? कानवा डायनेस्टी स्थापित की। अगला, लास्ट रूलर ऑफ कानवा डायनेस्टी वाज डिपोज्ड बाय द आंध्राज। ये भी बिल्कुल सही है एवरीवन। एक्चुअली देखा जाए पहला दूसरा तीसरा सही है, कैसे पता करोगे बस ध्यान में रखना है आपको, है ना। बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली लर्न करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है, उनमें से ये सारे के सारे फैक्ट्स है, ठीक। चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो या फिर ध्यान में रखना। अगला, अब बोला कि ये सारी की सारी चीजें हैं, 4 स्टेटमेंट है ना। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग क्या है वहां पे? तो वो देखो, लोथल तो सभी को पता है कि वहां पे डॉकयार्ड था, अभी ऊपर हमने देखा भी। कालीबंगन में हमें प्लॉग्ड फील्ड मिला एवरीबॉडी, और धोलावीरा एक ऐसी जगह है जहां पर इंस्क्रिप्शन मिला कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। कहां पे मिला? धोलावीरा में। और बचा क्या? बनावाली। तो इसमें क्या मिला? टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ फ्लॉग। कहां पे मिला? बनावाली में। तो ऑप्शन हो गया 3। अब इन सबका लोकेशन आपको जानना है। तो 2143 कौन सा ऑप्शन है? 2143 ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात आती है, इन सबको आपको रखना है ध्यान। लोथल कहाँ पे है? आपको पता है लोथल और धोलावीरा दोनों के दोनों कहाँ पे है? गुजरात में है, राइट। तो लोथल क्या है? फोर्ट टाउन है ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, आइडेंटिफाइज एज टाइडल डॉकयार्ड। प्लॉग फील्ड कहाँ पे मिला? कालीबंगन में। एक्सकेवेशन इज प्रेजेंट वेस्टर्न राजस्थान। कहाँ पे है कालीबंगन? प्रेजेंट वेस्टर्न राजस्थान में है। बाकी धोलावीरा की बात करें, मैंने बता ही दिया कहाँ पे है, गुजरात में है, जो कि वहां पे मिला एक लार्ज वुडन साइन बोर्ड जस्ट आउटसाइड द नॉर्थ एंट्रेंस टू द सिटाडेल। दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इंडस इंस्क्रिप्शन नोन। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि 10 सिंबल मिले इसमें, और हर एक सिंबल जो है 30 सेंटीमीटर हाई थे। जिस बोर्ड पे वो लगे हुए थे ना, वो कितना था? 3 मीटर लॉन्ग था। और क्ले मॉडल ऑफ फ्लॉग कहाँ पे मिला? बनावाली। कहाँ पे है बनावाली?
एक साइट है आर्कियोलॉजिकल हरियाणा में। होपफुली आपको सारे के सारे बहुत अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। याद कीजिए, हड़प्पन कल्चर में बहुत सारे जानवर हमें मिले। काऊ मिला क्या? नहीं। एलिफेंट मिला, राइनोसोर मिला, टाइगर मिला, बफेलो मिला, बट काऊ का नहीं मिला, नहीं मेंशन है। ना तो काऊ मेंशन है एवरीबॉडी, ना तो हॉर्स मेंशन है, और बाकी एक दो जानवर है, अभी बताता हूँ मैं उसको आपको। ये सारे के सारे हड़प्पन कल्चर में या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में नोन नहीं थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काऊ का, ऑप्शन ए। अब देखो ध्यान से, 4 ऑफ दीज आर वाइल्ड एनिमल्स ऑफ द ग्रासलैंड। कौन कौन से? राइनोसोर्स, एलिफेंट, बफेलो और टाइगर। These are in the minority within the entire sample of seal tablets. The other 4 animal are domesticated. कौन कौन सा? goat, zebu, shorthorn और bullock. And so-called unicorn, bull, cow, camel, horse और lion were not depicted on the seal. Cow appearance was first noted कहाँ पे? वैदिक टेक्स्ट में। बोलो एकदम क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of Kanishk at Kashmir? कब? फर्स्ट CE में, टू बी प्रिसाइज 2 AD में। एवरीबॉडी क्या हुआ था? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। कहाँ पे? कश्मीर में। किसने पेट्रोनाइज किया था? कनिष्क ने। और उसको प्रिसाइड किसने किया था? वासुमित्रा ने किया था। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहीं पर ड्यूरिंग दिस काउंसिल महायाना और हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म गॉट सेपरेटेड। क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ द किंग। अभी देखा हमने कौन? कनिष्क। एकदम क्लियर है क्या आपको? शाबाश। देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन 72 AD बता ही दिया। कहाँ पे? कुंडलवाना कहाँ पे है? श्रीनगर, कश्मीर में है, अंडर द सपोर्ट ऑफ किंग कनिष्क का। सब आपको पता ही है, कुषाण डायनेस्टी के थे किंग कनिष्क का। और वासुमित्रा वाज द हेड ऑफ द काउंसिल विद अश्वघोष एज हिज असिस्टेंट। और ध्यान में रखना है, द मेन गोल ऑफ द फोर्थ काउंसिल वाज टू एड्रेस अ सीरियस disagreement between Gandhara or Sarvastivada. Sarvastivada is teacher from Kashmir. During his council, the belief of the Sarvastivadins were organized into a Mahavibhasa, which include 3 large explanations of the Pitakas. Okay. Hopefully आपको highlighted word ध्यान में रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, which one of the following dynasty was ruling over North India at the time of Alexander invasion? तो जब अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया था इंडिया को, तो उस समय नॉर्थ में कौन थे? नंदा रूलर धनानंद थे। जिसको रिपीट करके कौन? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। होपफुली आपको ये बेसिक चीज पता ही होगा। कब? 327 से 325 BC में किसने? अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया। उस समय नंदा डायनेस्टी था, धनानंद रूल कर रहा था। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में, एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। अब नंदाज के बारे में कुछ डिटेल, वो कब से कब तक थे? 343 से 321 BC तक थे। और नंदा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय महापद्मनंदा। और नंदा हैड अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। और चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर है मौर्य एम्पायर का, डिपोजिट द लास्ट नंदा रूलर धनानंदा, है ना? क्या किया? उसको हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट होपफुली इस पूरे के पूरे लेक्चर का, ये रहा आपके सामने। बोला, द फॉलोइंग पर्सन केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर। तो ये बताना है कौन सा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है उनके आने का। तो सबसे पहले देखो आए थे कौन? मेगास्थनीज। फिर एवरीबॉडी, फिर आए थे आई थिंक फाहिन, है ना? पहले नंबर पे मतलब दूसरे नंबर पे फाहिन। फिर एवरीवन आ गए हमारे नहीं, चाइना के ही टीसेंग और देन आई टीसेंग। तो इस तरीके से ऑप्शन बी होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार क्या है। हाँ ठीक है, ऑप्शन बी ही है। सो एवरीबॉडी हर एक के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। देखो मेगास्थनीज की बात करें तो इनका डेट ध्यान में रखना है। कब? अराउंड 300 BCE। समझ लो क्या? कौन थे? एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन और डिप्लोमेट थे। और कब आए थे इंडिया? ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य अराउंड 300 BC। ही विजिटेड पाटलिपुत्र के आज का पटना, कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर, एंड कंपाइल हिज ऑब्जर्वेशन इन द लॉस्ट वर्क इंडिका। उन्होंने कौन सी बुक लिखी? इंडिका। ये जितने भी वर्ड में हाईलाइट कर रहा है या फिर सर्कल कर रहा है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। He described Indian geography and mentioned interaction with King Sendracotus. उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोलते थे? सेंड्राकोटस बोलते थे। और इवन पॉसिबली विद किंग पोरस ड्यूरिंग अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेजन। फाहिन की बात करें तो वो कब विजिट किए थे? उसको फाक्सियन भी बोलते थे। 337 CE और 422 CE तक वो उनका जन्म और मृत्यु वाला डेट है। उन्होंने विजिट किया था इंडिया को 399 एंड 412 CE में। To obtain Buddhist texts, he spent a decade in India during the reign of Chandragupta II. कौन? गुप्ता
डायनेस्टी के चंद्रगुप्त टू के टाइम पे उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया कितने, लगभग 13 साल इंडिया में। ही ट्रेवल अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम provides valuable insight into the early Indian Buddhism. Faxian visited sacred Buddhism site और monasteries इंक्लूडिंग क्या क्या, कपिल वस्तु, बोध गया, वाराणसी, कुशीनगर, इन सब जगह कौन गए थे? फाहिम। He described the prosperity of Indian city और their inhabitants devotion of Buddhism. नेक्स्ट है आपका हिन टिसेंग। होपफुली मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, कहीं पे अगर गलती हो जाए तो उसके लिए माफी। कब बोर्न हुए थे इतना जरूर नहीं, कब इंडिया में आए थे देखना है। जर्नी टू इंडिया 629 ड्यूरिंग द टैंग डायनेस्टी। ही ट्रेवल थ्रू पेरिलस टेरेन और विजिटेड वेरियस इंडियन सिटी। ही एडमायर किंग हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे और पेट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म इन कन्नौज। आफ्टर 16 साल ही रिटर्न टू चाइना इन इतना में और ट्रांसलेटिंग बुद्धिज्म टेक्स्ट अंटिल हिज डेथ इन इतना। होपफुली आपको इनके बारे में भी क्लियर। लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, आई.टी. सिंह। तो ये है चाइनीज बुद्धिज्म ट्रेवलर आई.टी. सिंह। जर्नी टू इंडिया कब से कब तक? 671 टू 695 एडी, पूरे 24 साल, राइट। हिज ट्रेवल लॉग रिकॉर्ड ऑफ इनर लॉ सेंड होम फ्रॉम द साउदर्न सी, डॉक्यूमेंट कस्टम, डेली लाइफ, बुद्धिज्म स्कूल, इन सब के बारे में लिखा। दिस वैल्यूएबल बुक ट्रांसलेट हिज इंटायर ट्रेवल लॉग ऑफरिंग इनसाइट इनटू बुद्धिज्म और आई.टी. एक्सपीरियंस along with a general introduction to the religion। होपफुली आपको बहुत अच्छे से हो गया होगा क्लियर एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आपके लिए, आपको मोटिवेटेड रखने के लिए, और इसको मेंस में भी आप यूज कर पाओ इस पर्पज से, इस गोल के साथ। तो ये रहा आपके सामने 2 लाइन आज के लिए दुष्यंत कुमार जी की। क्या है? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। वाह वाह वाह। सो एवरीबॉडी, ये एक बहुत ही बेहतरीन पोएम है। बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं सुना ही देता हूँ आपको, है ना। जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी। ये रहा आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।